नमस्कार। मैं हरिवल्लभ एचयू भट्ट लाइव में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना संपूर्ण ख्याल रखते होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेके हाजिर हुआ हूं। उस विषय का जो मूल है, जो आधार है, वो है संगति से सृजन। आपके जीवन में, आपके दिन के रेगुलर कार्यक्रमों के अंदर एक अच्छी कंपनी या एक अच्छी संगति क्या क्या कर सकती है, उसका उदाहरण आज हम अपनी बातचीत में जिक्र करेंगे। और मैं इसका जिक्र शुरू करूं उसके पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये कहानी है एक राजा के राज्य की, कि जब वो अपनी एनिवर्सरी मना रहे थे, राजगद्दी की या राज तिलक की एनिवर्सरी मना रहे थे, तो उन्होंने आजू बाजू के छोटे मोटे ठाकुरों को, राजाओं को अपने दरबार में इनवाइट किया और एक नर्तकी को बुलाया, डांसर। और नर्तकी का वो जो कार्यक्रम था वो ऑर्गेनाइज किया गया था और पूरी पार्टी या पूरा जो जश्न था वो अपने पूरे शोरगुल के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने प्रेजेंटेशन के साथ अपनी पीक पर चल रहा था। ये वाकया याद आते आते मुझे एक श्लोक याद आया। वैसे इस कहानी से इसका संबंध कम है, लेकिन फिर भी ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि परिपूर्ण पाप के कारण पे भगवंत कथा न रुचे जिनको, एक सुंदर नार बुलाय लई नचवावत हैं तिनको किनको, मृदंग कहें दिग हैं करताल कहें किनको किनको, तब हाथ उठाई के नार कहे दिग हैं इनको इनको इनको। थोड़ा सा मैं इसको आपको आपकी समझदारी के लिए थोड़ा सिंपल कर देता हूं कि परिपूर्ण पाप के कारण पे, पापों के कारणों से परिपूर्ण होकर, भगवंत कथा न रुचे जिनको, जिनको भगवान की कथा या अच्छी अच्छी बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक सुंदर नार बुलाए ले, एक सुंदर स्त्री को बुला लिया और नचवावत हैं किनको तिनको, अपने पाँव में घुंघरू बांध करके और वो नर्तकी नाच रही है। अब ये पूरा समा कैसे बधा है कि मृदंग कहें दिग हैं। मृदंग की जो आवाज आती है वो धिन धिन करके आवाज आती है, तो मृदंग कह रहे हैं दिग हैं, मतलब धिक्कार है धिक्कार है। करताल जो झांझर होती है उनकी आवाज होती है किन किन, तो करताल पूछ रहे हैं किनको किनको। मृदंग कहें दिग हैं, करताल कहे किनको किनको, तब हाथ उठाई के नार कहे। तब वो जो नर्तकी होती है उसकी एक अदा होती है कि वो हाथ ऐसे फैला फैला करके बात करती है। तो मृदंग कहें दिग हैं, करताल कहे किनको किनको, तब हाथ उठाई के नार कहे दिग हैं इनको इनको इनको, के धिक्कार है इनको 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 इनको। ये तो एक एंटरटेनिंग कविता हो गई। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी में ऐसा था कि पूरी रात डांस चल रहा था। डांस और मदिरा पान और ये सब चीजें उसके साथ साथ चालू थी। रात भर प्रोग्राम चलता रहा। अब
सुबह का वक्त आने लगा, करीब भोर होने में 15-20 मिनट या आधा घंटा बाकी था। आपने हमेशा देखा होगा कि आदमी जब रात को जगता है तो वो 4-5 बजे तक तो अच्छी तरह से जग लेता है, लेकिन जब भोर समय आता है तब उसकी नींद भी जो है वो एकदम पीक पे आ जाती है और वो तब लुढ़कना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त पर क्या हुआ कि जो तबले वाला व्यक्ति था उसके हाथ थोड़े कांपने लगे और वो नींद में झोंके खाने लगा। तो नर्तकी को लगा कि भाई इतनी सारी रात हमने मेहनत की है और अब ये तबलची कहीं अपना प्रोग्राम ठप न कर दे। तो नर्तकी ने अपनी जो कविताएं थी या अपनी जो रिसाइटल था उसमें एक लाइन ऐड कर दी, और वो लाइन ये थी कि घड़ी गई थोड़ी रही, घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। नर्तकी जो कम्युनिकेट करना चाहती थी वो तबलची को कि भाई सारी रात तो निकल गई, अब तुम थोड़ी देर के लिए यूं झोंके खा जाओगे, तो अब थोड़ी देर और अपनी मेहनत कर लो, ताकि थोड़े ही पल के लिए अपने आप में क्यों कलंकित करना चाहते हो कि भाई आप सो गए थे और ऐसा वैसा क्यों कहना चाहते हो। लेकिन ये मैसेज वैसे तो तबलची के पास पहुंच गया और तबलची संभल गया और संभल करके उसने अपने तबले वापस अपनी ओरिजिनल रिदम में बजाना शुरू कर दिया। लेकिन ये मैसेज 2-3 लोगों के पास बड़ा सटीक तरीके से पहुंचा। वहां पे एक गुरुजी बैठे हुए थे जिनको भी राजा ने इनवाइट किया था। तो उन्होंने ये श्लोक सुन करके या ये कविता का ये पोर्शन सुन करके उनके पास जितनी भी सोने की मोहरें थी वो मोहरें वो नर्तकी को दान कर दी, उसके सामने ऐसे फेंक दी। उसको देख करके और जो राजकुमारी थी, राजकुमारी ने भी अपने शरीर से डायमंड का हार निकाला, हाथों से डायमंड की चूड़ियां निकाली और नर्तकी के सामने फेंक दी। थोड़ी देर हुई तो जो राजकुमार था उसने भी अपने गले में से हार निकाला, सोने के कड़े निकाले और नर्तकी के सामने फेंक दिए। ये सब देख करके राजा तो आश्चर्य में पड़ गया और राजा ने आश्चर्य से उस नर्तकी को पूछा, जब अब ये डांस करीब करीब खत्म ही हो गया था, तो राजा ने उस नर्तकी को ये पूछा कि तुमने एक डायलॉग के अंदर या एक पद के अंदर इन सब लोगों को लूट लिया, तुमने ऐसी तो क्या अदा पेश की या ऐसा तो क्या तुम पे पेश किया कि जिसकी वजह से ये लोगों ने अपना सब कुछ उनके हाथ में जो था वो लुटा लिया। तो नर्तकी ने कहा, भाई मैंने तो मेरा काम किया था, लेकिन आप इनसे पूछिए जिन लोगों ने मुझे ये सब चीजें दी हैं कि उनसे क्या हुआ। तो राजा ने अपना रुख किया गुरु के तरफ और गुरु को कहा, गुरु जी आपने इतना सब पैसा इस एक श्लोक के पीछे या एक वाक्य के पीछे क्यों लुटा दिया। तो गुरु ने कहा कि एक्चुअली मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, अपना जीवन सुधारने का काम कर रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान बांटने का काम कर रहा हूँ, और आज मैंने पूरी रात इस नर्तकी के पीछे इस गलत तरीके से मैंने निकाली है। तो ये जो इसने नर्तकी ने जो ये आखिरी दोहा गाया उसने मेरी आंखें खोल दी और मेरे को ख्याल आया कि मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है और ये थोड़े पलों के लिए मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। तो मैंने अपने पास जो सोने की मुद्राएं थी वो मुद्राएं उसको दान करके उसको अप्रिशिएट किया। अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने राजकुमारी को पूछा कि तुमने ये हार क्यों निकाल करके दिया। तो राजकुमारी ने ये कहा कि एक्चुअली क्या है कि मैं कितने दिनों से ये इंतजार कर रही हूँ कि राजा मुझे मेरी शादी का प्रपोजल लाएगा, लेकिन राजा तो कोई शादी का प्रपोजल ला नहीं रहा है, वो तो डांस पार्टियों में और अपने उस वैभव के अंदर इतना बिजी है कि उसको मेरे बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। तो मैं कल सुबह महावत के साथ भागने वाली थी, लेकिन इस पर्टिकुलर श्लोक ने मेरे को आगाह कर दिया कि इतनी सारी जिंदगी तुमने निकाली और थोड़े टाइम के पीछे ये गलत काम करने क्यों जा रही हो। तो राजा ने राजकुमार से पूछा
कि तुमने ये हार और ये सोना और ये कड़े सब क्यों दान कर दिए? तो उसने कहा कि एक्चुअली मैं भी कितने दिनों से ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप अपना राज मुझे सौंपेंगे, लेकिन आप तो सौंप ही नहीं रहे हैं। आप वृद्ध हो गए, लेकिन आप तो ये डांस पार्टी में पड़े हुए हैं। तो मैं एक्चुअली आज सुबह अभी आधे घंटे के बाद मैं आपकी हत्या करने वाला था और खुद ये राज सिंहासन के ऊपर अपने आप को विराजमान घोषित करने वाला था। लेकिन इस नर्तकी के श्लोक ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, अभी काहे को इतनी बदनामी हाथ में लेते हो? तो मैंने कहा ये बात तो सही है कि मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, और मैंने डिसाइड किया कि मैं इंतज़ार करूँगा। और क्योंकि उसने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैंने भी उसको ये दान कर दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि इतनी सारी परिस्थितियां मेरे आसपास में खतरे मंडरा रहे थे, और इस श्लोक ने ही या एक वाक्य ने या दो लाइनों ने मेरे जीवन को बचाया है, मेरी आत्मा मेरी रक्षा की है। तो उसने क्या किया कि अपनी लड़की को, राजकुमारी को कहा कि इतने सारे राजकुमार यहाँ हैं, उनमें से किसी को भी आप पसंद करके शादी कर लीजिए। उनकी शादी करवा दी, अपने लड़के को राज सौंप दिया और खुद गुरु के साथ उनके साथ आश्रम में चल दिया। कहानी यहाँ खत्म होती है और अपना संदेश यहाँ पे चालू होता है। अब इसमें हमको क्या, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी से हमें क्या मिला? मेरे हिसाब से इस कहानी में जो हमें संदेश मिले हैं, वो संदेश ये हैं कि आदमी वो सुनता है जो सुनना चाहता है। तबले वाले ने अपनी बात एक ही दोहे से तबले वाले को मैसेज चला गया, उसी दोहे से जो सुनना चाहता था गुरु, उसको मैसेज चला गया। राजकुमारी जो सुनना चाहती थी, उसको मैसेज मिल गया। राजकुमार जो सुनना चाहता था, उसके दिल में जो था, उस हिसाब से उसको संदेश मिल गया। तो कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जो वाकया हमारे लिए नहीं बना है, वो भी हमें कुछ न कुछ संदेश दे करके और हमें आगाह कर देता है। तो हमें ये देखना चाहिए और हमें ये मान लेना चाहिए कि व्यक्ति वो सुनता है जो वो सुनना चाहता है। आप वो जो कह रहे हैं, जो सुनाना चाहते हैं, वो आपका मंतव्य हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जो वो सुनता है, वो उसकी आत्मा से या उसके विचारों से, उसके सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के सुनता है। ये चीज हमें बोलने वाले को भी ध्यान में रखनी चाहिए और सुनने वाले को भी अपना मकसद उन शब्दों में से ढूंढ लेना चाहिए। दूसरी एक चीज ऐसी है कि आपकी संगति अगर राइट लोगों की है, अगर आपके पास साहित्य है, संगीत है, आपके पास ज्ञानी पुरुष हैं, आपकी संगति में अच्छे अच्छे लोग हैं, तो आपको अच्छे अच्छे विचारों की प्रसादी भेंट करते हैं। इसलिए जीवन में मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि आपकी संगति आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, आपके व्यक्तित्व को डेवलप करती है। इसलिए कई बार अच्छी संगति हमें कई बुरी चीज़ों से बचाती रहती है। तो हमारी संगति के ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर, हमारी कंपनी के अंदर हमें ये सब रखना चाहिए, विचार करना चाहिए, और अच्छी संगति हमेशा आपको अच्छा ही परिणाम देगी। एक चीज और मेरे को जो आती है कि वो है कि जब इंटेंस थिंकिंग में हम चले जाते हैं, जब हम एक ही विचार पर लगातार रेगुलरली कंटिन्यूअसली सोचते ही रहते हैं, तो हम एक डीप प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं और कई जो जरूरी चीज होती हैं, जो जरूरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उस विचारों के साथ साथ, उनको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें विचारों को ब्रेक देना चाहिए और विचारों के ब्रेक देने के दरमियान उन विचारों को रिव्यू करते रहना चाहिए कि क्या मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, क्या मैं करने जा रहा हूँ वो सही करने जा रहा हूँ। ये अगर स्टॉप एंड स्टार्ट प्रोसेस को आप अपने थिंकिंग में भी अप्लाई करेंगे तो आपके विचार ज़्यादा स्पष्ट होंगे, ज़्यादा क्लियर होंगे और आपके विचार ज़्यादा स्टेबल होंगे। एक चीज ऑलवेज ये है कि हमेशा इंसान को अपनी अच्छी और बुरे डिसीजन के अंदर, अच्छे डिसीजन, एक्चुअली डिसीजन तो हमेशा अच्छे ही होते हैं,
तो जब निर्णायक परिस्थितियों में जब आप आए तो किसी अच्छे व्यक्ति की आपको सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हम स्वतः अपने ही विचारों से आगे बढ़ जाएं तो शायद हमें कहीं आगे जा कर के धोखा मिल सकता है। तो उसके लिए जो है आपको अपने माइंड में, अपने दिमाग के अंदर एक ब्रेक वाली जो मैंने आपको थ्योरी बताई, वो ब्रेक की थ्योरी आपको अपनानी चाहिए और डिसीजन को थोड़े टाइम के लिए टाल करके और उसको सामने की तरीके से सोचना चाहिए कि क्या मेरा निर्णय सही है या गलत है। और एक थ्योरी जो पढ़ाने में आती है, मैनेजमेंट के गुरुओं द्वारा पढ़ाया जाता है, वो है प्ले द रोल ऑफ ए डेविल्स एडवोकेट। आप अपने अंदर एक डेविल्स एडवोकेट को पालिए जो आपके पॉजिटिव थिंकिंग को भी नेगेटिव थिंकिंग में सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए मजबूर करे। अरे अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये कर दिया तो क्या होगा। इस तरीके की जो काउंटर क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपने कॉन्शियस से पूछ सकते हैं, आपको इसका भी सही जवाब मिलेगा। तो ये सारी इतनी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख करके हमारे थॉट प्रोसेस को सोचेंगे, हमारे सर्कमस्टांसेस को साथ में रख करके और अपनी सोच को इस हिसाब से पैदा करेंगे तो उसमें से भी सही सृजन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब उसको देखते हैं, अब ये सोचें कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला रोल आता है किताबों का। दोस्तों, जो आदमी किताब लिखता है वो अपना दिल खोल के आपके सामने रख देता है। उसके एक एक शब्द में उसके कई सालों की मेहनत और अनुभव उसके अंदर होता है। तो किताबों को अपना सही दोस्त मानिए। सही किताबें आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि पुस्तक जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती और जो लेखक है वो अपनी आत्मा निकाल के आपके सामने दे देता है। इसलिए पुस्तकों से प्यार कीजिए, पुस्तकों को पढ़िए। हम डेफिनेटली 1 महीने में या 2 महीने में एक किताब जरूर खत्म करनी चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ते रहना चाहिए ताकि हमें ज्ञान और विद्या, ये सारी चीज़ों का एक साथ हमें अनुभव मिले और अच्छे अनुभवी लोगों की विचारधाराओं को हम हमारे विचारों के साथ संलग्न करके उनका संज्ञान ले सकते हैं, उससे हम सीख सकते हैं। दूसरा होता है कि जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर टाइप के लोग होते हैं, वो हमेशा सेमिनार्स अटेंड करते हैं। क्योंकि सेमिनार्स के अंदर क्या होता है कि आज की परिस्थिति में क्या चल रहा है, आज की टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, आज दुनिया किस आयाम पे बैठी हुई है, आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है वो सेमिनार्स के अंदर जो है वो डिस्कस होती हैं। तो आदमी को, एक एंटरप्रेन्योर टाइप के लोगों को हमेशा सेमिनार्स को कम से कम 6 महीने में या साल में 2 सेमिनार उन लोगों को डेफिनेटली अटेंड करने चाहिए ताकि वो दुनिया से वाकिफ हों, वातावरण से उनका जुड़ाव जुड़ सके। एक चीज़ और है कि हमें मोटिवेशनल टॉक, जैसे हमारे पास एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है, ऐसे एक मोटिवेशनल आदमी भी हमारे जीवन के साथ जुड़ता हुआ रहना चाहिए। वो गुरु हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, उसके साथ भी हमें जुड़कर रहना चाहिए ताकि हमारे विचारों में स्पष्टता आए, विचारों में जो है वो सारी धार्मिक भावनाएं हमारे दिमाग में रहनी चाहिए ताकि हम मानवता के प्रति सेवा भाव रख सकें। एक चीज़ इम्पोर्टेंस है कि हमारे पास वेल विशर्स और फ्रेंड्स का सर्कल होना चाहिए, उनके साथ मिलते रहना चाहिए, उनके साथ खुले दिल से बात करते रहनी चाहिए। ये दोस्त ही है जो आपको कहता है कि भैया तेरे ये चेहरे पे थोड़ा काला दाग है, उसको मिटा ले, पार्टी में तेरी खिल्ली उड़ने वाली है। ये दोस्त ही है जो आपको कहता है कि आपके मुंह में से थोड़ी बदबू आ रही है, थोड़ी सुगंध करिए। ये दोस्ती है जो आपकी सारी नेगेटिविटी को आपके सामने ला करके आपको आगाह करता है। तो अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली अच्छे रिलेशन बना के रखिए और दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखिए, उनको अपने विचारों के साथ जोड़िए और ताकि आपको सही सलाह सही समय पर मिल सके। और आखिरी बात जो मैं हमेशा इसके लिए वो कहता हूँ कि हमारे ईगो और इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। कई बार हम इमोशनली इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम गलत डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। तो हमारे इमोशंस को और हमारे ईगो को, अगर ईगो और इमोशंस को बैलेंस किया गया
तो आप कभी भी गलत निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हमें हमारे ईगो को कंट्रोल करना चाहिए, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए। ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं। ईगो भी जरूरी है और इमोशंस भी जरूरी है, लेकिन बेलगाम के नहीं, लगाम के साथ होनी चाहिए। तो आज हमने जो इस बातचीत के अंदर जिस सब्जेक्ट को पूरा किया है वो इसी पर आधारित है कि हम हमारे ईगो और इमोशंस को सही तरीके से इवैल्यूएट करते रहें, मापते रहें, काटते रहें, छांटते रहें और उसको ब्यूटीफुल बनाते रहें। जिस तरह यही हम करें, यही हमारे जीवन को भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम हमेशा उत्साहित रहें, हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज इस बातचीत को यही विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आप का ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।